माँ के फ़ोन वैसे तो संक्षिप्त ही होते थे, पर इतना महत्वपूर्ण समाचार भी वह सिर्फ 2 मिनट में बता देंगी, यह मेरी कल्पना से परे ही था। सुचिता की शादी तय हो गई है, 15 दिन बाद का मुहूर्त निकला है, तुम सब लोगों को आना है। बस इतना कहकर वह फ़ोन रखने लगी थी। अरे माँ, कब रिश्ता तय किया है? कौन लोग हैं? कहाँ के हैं? और लड़का क्या करता है? मैंने एक साथ कई प्रश्न पूछ डाले थे। सब ठीक ठाक ही है, अब आकर देख लेना। माँ और बातें करने के मूड में नहीं थी और मैं कुछ और कहती तब तक उन्होंने फ़ोन रख दिया था। लो, यह भी कोई बात हुई। अरे सुचिता मेरी सगी छोटी बहन है, इतना सब जानने का हक तो मेरा बनता ही है कि कहाँ शादी तय हो रही है, कैसे लोग हैं। अरे सुचि की जिंदगी का एक अहम फैसला होने जा रहा है और मुझे खबर तक नहीं। ठीक है, माँ का स्वास्थ्य इन दिनों ठीक नहीं रहता है, फिर सुचिता की शादी को लेकर पिछले कई सालों से परेशान हो रही हैं। पिताजी के असमय निधन से और अकेली पड़ गई हैं। भाई कोई है नहीं, हम 3 बहनें ही हैं, मैं, नमिता और सुचिता। मेरी और नमिता की शादी हुए काफ़ी अरसा हो गया है, पर पता नहीं क्यों सुचिता का हर बार रिश्ता तय होते होते रह जाता था। शायद इसीलिए माँ इतनी शीघ्रता से यह काम निपटाना चाह रही हों। जो भी हो, बात तो माँ को पूरी बतानी थी। शाम को मैंने फिर सुचिता से ही बात करनी चाही थी, पर वह तो शुरू से वैसे भी मितवासी ही रही है, अभी भी हाँ हूँ ही करती रही। दीदी माँ ने बता तो दिया होगा सब कुछ, स्वर भी उसका तटस्थ ही था। अरे पर तू तो पूरी बात बताना, तेरे स्वर में भी कोई खास उत्साह नहीं दिख रहा है। मैं तो अब झल्ला ही पड़ी थी। उत्साह क्या, सब ठीक ही है। माँ इतने दिन से परेशान थी, मैं स्वयं भी अब उन पर बोझ बनकर उनकी परेशानी और नहीं बढ़ाना चाहती। अब यह रिश्ता तो जैसे एक तरह से अपने आप ही तय हो गया है, तो अच्छा ही होगा। सुचिता ने भी जैसे तैसे बात समाप्त ही कर दी थी। राजीव तो अपने काम में इतने व्यस्त थे कि उनको छुट्टी मिलनी मुश्किल थी। मेरा और बच्चों का रिजर्वेशन करा दिया था। मैं चाह रही थी कि 4-5 दिन पहले पहुंचूं, पर मैं और नमिता दोनों ही रिजर्वेशन के कारण ठीक शादी वाले दिन ही पहुंच पाए थे। मेरी तरह नमिता भी उतनी ही उत्सुक थी यह जानने के लिए कि सुचि का रिश्ता कहाँ तय हुआ है और इतनी जल्दी कैसे सब तय हो गया। पर जो कुछ भी जानकारी मिली उसने तो जैसे हमारे उत्साह पर पानी ही फेर दिया था। जौनपुर का कोई संयुक्त परिवार था, छोटा मोटा बिजनेस था, लड़का भी वही पुश्तैनी काम संभाल रहा था। उन लोगों की कोई मांग नहीं थी। लड़के की बुआ खुद आकर सुचिता को पसंद कर गई थी और शगुन की अंगूठी व साड़ी भी दे गई थी। माँ, मेरे मुंह से निकल गया, जब इतने समय से रिश्ते देख रहे हैं तो और देख लेते। आपको जल्दी क्या थी? ऐसी क्या सुचि बोझ बन गई थी? अब जौनपुर जैसा छोटा सा पुराना शहर, पुराने रीत रिवाज के लोग, संयुक्त परिवार, सुचि कैसे निभेगी उस घर में? सब निभ जाएगी, माँ बोली। अब मेरे इस बूढ़े शरीर में इतनी ताकत नहीं बची है कि घर घर जाकर रिश्ता ढूंढती रहूं। इतने बरस तो हो गए, कहीं जन्मपत्री नहीं मिलती तो कहीं दहेज का चक्कर। और तुम दोनों जो इतनी मीन मेख निकाल रही हो, खुद क्यों नहीं ढूंढ दिया कोई अच्छा घर बार अपनी बहन के लिए? माँ ने तो एक तरह से मुझे और नमिता दोनों को ही डपट दिया था। यह सच भी था, हम दोनों बहनें अपने अपने परिवार में इतनी व्यस्त हो गई थी कि जितने प्रयास करने चाहिए थे, चाह कर भी हम नहीं कर पाए थे। खैर, सीधे साधे समारोह के साथ सुचिता ब्याह दी गई। मैं और नमिता दोनों कुछ दिन माँ के पास रुक गए थे, पर हम रोज ही यह सोचते कि पता नहीं कैसे हमारी यह भोली भाली बहन उस संयुक्त परिवार में निभेगी। हम लोग ऐसे परिवारों में कभी रहे नहीं थे, नहीं हमें घरेलू काम करने की ज़्यादा आदत थी। पिताजी थे तब काफ़ी नौकर चाकर रहते थे घर में,
और अभी भी माँ ने 2 काम वाली बाइयाँ लगा रखी थीं। खाना भी उन्हीं से बनवा लेती थीं। फिर सुची का तो स्वभाव भी सरल सा है। तेज तर्रार सास, ननद, जेठानी सब मिलकर दबा लेंगी उसे। जब चचेरा भाई रवि विदा कराने गया, तब हम लोग यही सोचकर आशंकित थे कि पता नहीं सुची आकर क्या हालचाल सुनाएगी। पर उस समय तो उसकी सास ने विदा भी नहीं किया। रवि से यह कहकर कि महीने भर बाद भेजेंगी, अभी किसी बच्चे का जन्मदिन है, उसे भेज दिया था। उधर रवि कहता जा रहा था, दीदी, सुची दीदी को आपने कैसे घर में भेज दिया? वह घर क्या उनके लायक है? छोटा सा पुराने जमाने का मकान, उसमें इतने सारे लोग। अब आजकल कौन बहुओं से घूंघट निकलवाता है? पर सुची दीदी से इतना पर्दा करवाया कि मेरे सामने ही मुश्किल से आ पाई। ऊपर से सास, ननद सब तेज तर्रार। सास ने तो एक तरह से मुझे ही झिड़क दिया कि बहू से घर का कामकाज तो होता नहीं है। इतना नाजुक बनाकर रख दिया है लड़की को कि वह 4 लोगों का खाना तक नहीं बना सकती। पर गलती तो इसकी माँ की है, जो इसे कुछ सिखाया ही नहीं। अब हम लोग ही सिखाएंगे। सच दीदी, इतनी रोवेली सास तो मैंने पहली बार देखी। रवि कहता जा रहा था और मेरा कलेजा बैठता जा रहा था कि इतने सीधे साधे ढंग से शादी की है। कहीं लालची लोग हुए तो दहेज के कारण मेरी बहन को प्रताड़ित न करें। वैसे भी दहेज को लेकर इतने किस्से तो आए दिन होते रहते हैं। सुची से मिलना भी नहीं हो पाया। माँ से भी इस बारे में अधिक बात नहीं कर पाई। वैसे भी हृदय रोग की मरीज हैं वे। सुची से फ़ोन पर कभी कभार बात होती तो जैसा उसका स्वभाव था, हाँ हूँ मैं ही उत्तर देती। बीच में दशहरे की छुट्टियों में फिर माँ के पास जाना हुआ था। सोचा कि शायद सुची भी आए तो उससे भी मिलना हो जाएगा। पर माँ ने बताया कि सुची की सास बीमार हैं, वह आ नहीं पाएगी। माँ, इतने लोग तो हैं उस घर में, फिर सुची तो नई नवेली बहू है। क्या अब वही बची है सास की सेवा करने को, जो 4 दिन को भी नहीं आ सकती? मैं कहे बिना नहीं रह पाई थी। मुझे पता था कि उसकी नन्हे जेठानी सब इतनी तेज हैं, तो सुची दब कर रह गई होगी। उधर माँ कहे जा रही थी, सास का इलाज होना था तो पैसे की जरूरत पड़ी। सुची ने अपने कंगन उतार कर सास के हाथ में रख दिए। सास तो गदगद हो गई। मैंने माथे पर हाथ मारा, हद हो गई बेवकूफ़ी की भी। अरे छोटी मोटी बीमारी का तो इलाज यूं ही हो जाता है। फिर पुश्तैनी व्यापार है, इतने लोग हैं घर में। और सास की चतुराई देखो, जो थोड़ा बहुत जेवर सुची मायके से लेकर गई है, उस पर भी नजरें गड़ी हैं। उधर माँ कहती जा रही थी, अच्छा है उस घर में रच बस गई है सुची। माँ भी आजकल पता नहीं किस लोक में विचरण करने लगी हैं, सारी व्यावहारिकता भूल गई हैं। सुची के पास कुछ गहनों के अलावा और है ही क्या? मेरा तो मन ही उचट गया था। घर आकर भी मूड उखड़ा उखड़ा ही रहा। राजीव से यह सब कहा तो उनका तो वही चिर परिचित उत्तर था, तुम क्यों परेशान हो रही हो? सबका अपना अपना भाग्य है। अब सुची के भाग्य में जौनपुर के ये लोग ही थे, तो इसमें तुम क्या कर सकती हो? और माँ से भी क्या उम्मीद करती हो? उन्होंने तो जैसे भी हो अपना दायित्व पूरा कर दिया। फोन पर पता चला कि सुची बीमार है, पेट में पथरी है और ऑपरेशन होगा। दूसरी कोई शिकायत भी हो सकती है तो उससे पहले सारे टेस्ट होंगे। बनारस के एक अस्पताल में भर्ती है। तुम लोग देख आना, मेरा तो जाना हो नहीं पाएगा, माँ ने खबर दी थी। नमिता भी छुट्टी लेकर आ गई थी। वहीं अस्पताल के पास उसने एक होटल में कमरा बुक करा लिया था। रीता, मैं तो 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुक पाऊंगी। बड़ी मुश्किल से ऑफिस से छुट्टी मिली है, उसने मिलते ही कहा था। मैं भी कहाँ रुक पाऊंगी, छोटू के इम्तिहान चल रहे हैं, नौकर भी आजकल बाहर गया हुआ है। बस दिन में ही सुची के पास बैठ लेंगे, रात को तो जगना भी मुश्किल है मेरे लिए।
मैंने भी अपनी परेशानी गिना दी थी। सवाल यह था कि यहाँ रुककर सुचि की देखभाल कौन करेगा। कम से कम 10 दिन तो उसे अस्पताल में ही रहना होगा। अभी तो सारे टेस्ट होने हैं। हम दोनों सुचि को देखने जब अस्पताल पहुँचे तो पता चला कि उसकी दोनों ननदें आई हुई हैं। बूढ़ी सास भी उसे संभालने आ गई हैं और उन लोगों ने उसके वार्ड के पास ही कमरा ले लिया था। दबंग सास बड़े प्यार से सुचि के सिर पर हाथ फेर रही थी। फिक्र मत कर बेटी, तू जल्दी ही ठीक हो जाएगी। मैं हूं ना तेरे पास। तेरी दोनों ननदें भी अपनी ससुराल से आ गई हैं। सब बारी बारी से तेरे पास सो जाया करेंगे। तू अकेली थोड़े ही है। उधर सुचि के पति चम्मच से उसे सूप पिला रहे थे। एक ननद मुंह पोंछने का नैपकिन लिए खड़ी थी। दीदी कैसी हो? सुचि ने हमें देखकर पूछा था। मुझे लगा कि इतनी बीमारी के बाद भी सुचि के चेहरे पर एक चमक है। शायद घर परिवार का इतना अपनत्व पाकर वह अपनी बीमारी भूल गई है। पर पता नहीं क्यों मेरे और नम्रता के सिर कुछ झुक गए थे। कई बार इंसानों को समझने में कितनी भूल कर देते हैं हम। मैं ऐसा ही कुछ सोच रही थी।